हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। तो अधिष्ठान आईएएस के अंदर एक इनिशिएटिव है दैट इज नोन एज ए टू जेड सीरीज। इस ए टू जेड सीरीज के अंदर हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताते हैं जो कि कहीं पर भी जिसके अंदर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। उन चीजों को हम आपको कंप्लीट रिसर्च करके आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा कर आए कि आप पे कोई तिगड़म बगड़म वाला वीडियोस यहाँ पर होगा और बहुत मजा आने वाला है, तो नहीं भाई, इस वीडियो के अंदर आपको मजा नहीं आने वाला है, बट हाँ, नॉलेज बहुत सारी इसके अंदर आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो बच्चों ने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, पेड कोर्सेज जो हैं, उसके अंदर से कुछ क्लिपिंग्स आपको निकाल कर देंगे, ठीक है, जो कि कंप्लीट रिसर्च वर्क होगा। इसके अंदर आपको कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज नहीं मिलेगी, हाँ, बट इकोनॉमिक सर्वे जरूर मिलेगा। हाँ, बट योजना, कुरुक्षेत्र, ये जरूर आपको मिलेंगे। आपको ये रिपोर्ट्स का एनालिसिस जरूर आपको इसके अंदर मिलेगा टॉपिक के हिसाब से। वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज को एंजॉय करें, देखें। इस सीरीज में एक और फीचर है कि आप अपने हिसाब से इस सीरीज को मोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दें, सर टॉपिक हमको कोई दीजिए, इस टॉपिक पे सर हमको आप पढ़ाइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो टॉपिक दें आप थोड़ा सा एक आईएएस एस्पिरेंट, मैच्योर आईएएस एस्पिरेंट के बारे में के तरह आप एक तरह से टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड करें, राइट। यहाँ पर जो आप टॉपिक दें मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, एक मैच्योर्ड आईएएस एस्पिरेंट की तरह टॉपिक दें। ऐसा नहीं कि सर हमको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दो, वो न्यूज के अंदर है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे और चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो चैनल है इसके अंदर टू द पॉइंट क्वालिटी वाली चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आपको सच में आईएएस एस्पिरेंट बनना है, आईएएस ज्वाइन करना, आईएएस के, अगर आप सच में एक आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर टू द पॉइंट आपको सब चीजें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो देखो, वीडियो एंजॉय करो, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। 4 के अंदर, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट दिस केस स्टडी इज ऑफ 2024। और देखो कितनी इजी केस स्टडी है, राइट। आराम से अपन इसको अंदर कर सकते हैं। साफ साफ सबको दिख रहा है, सब बच्चों ने ये लिखा हुआ है ना, अपने आंसर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबने ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। और अभी देखो जो सेबी की चेयरपर्सन है उसके केस के अंदर भी हमने कितना डिस्कस करा हुआ है उसको, तो इसको आंसर को सही लिखना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आपने जैसे ये वाला है कि मेडिकल इथिक्स वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ये क्या है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना है, राइट। कोर्स ऑफ एक्शन में भी एक एक दो चीजें मिसिंग है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। सब दोनों के आंसर में, विधि और इसके संध्या के आंसर में, दोनों के में मिसिंग है वो चीज, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है, राइट। दैट आई विल लेट यू नो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे व्हाट वुड बी शी जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब एक दो पॉइंट ही मिसिंग है, ज्यादा मिसिंग नहीं है। अच्छा आंसर लिखने लग गए, बनाने अच्छे लग गए हैं आंसर, ठीक है, पर एक दो पॉइंट ही मिसिंग इसके अंदर है। तो एक बार वापस हम पढ़ लें एक बार। सीनियर मैनेजर है सबसे पहले, ये पोस्ट जो देखो ये है सीनियर मैनेजर की पोस्ट, वर्किंग फॉर ए बिग रेप्यूटेड हॉस्पिटल चेन इन द मिड साइड सिटी, राइट। शी हैड बीन मेड इन चार्ज ऑफ द न्यू सुपर स्पेशलिटी सेंटर, ठीक है। एक नई इंचार्ज बनाया उसको, वो मतलब वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, ठीक है। इस बिल्डिंग विद स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स एंड वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज, the building has been reconstructed and she is starting the process of recruitment. Process of recruitment वो start कर रही है for various equipment and machines as the head of the committee, ठीक है। कमिटी की हेड है, मतलब उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, शी इज द अथॉरिटी, राइट। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, शी इनवाइटेड bids from all interested reputed vendors dealing in the medical equipments. She noticed that her brother who is well known supplier in this domain, ठीक है, well known supplier है इसके अंदर, has also sent his expression of interest, ठीक है। Since the hospital is privately owned, it is not mandatory for her to select only the low bidders, ठीक है। वो अपने हिसाब से भी कर सकती है। कोई ऐसे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब से ये होता है मेन कि भाई जिसकी सबसे लोवेस्ट बिड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, बट यहाँ पर और भी चीज देख सकते हैं आप। जैसे मान लो उसके ब्रदर का अगर निकला तो लो बिड नहीं है, लोवेस्ट बिड नहीं है उसका, ठीक है, तो भी वो उसको ले सकती है ना। ऑल्सो शी इज अवेयर दैट हर ब्रदर्स कंपनी हैज बीन फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, एंड बिग सप्लाई ऑर्डर विल हेल्प हिम रिकवर, ठीक है। तो ये उसका एक इंटरेस्ट है कि भाई उसके भाई की कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है, अगर ये मिल जाएगा तो उसकी कंपनी वापस रिकवर कर जाएगी।
At the same time, allocating the contract to her brother might bring chances of favoritism against her and tarnish her image. ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रस्ट हर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को तो बिल्कुल ट्रस्ट है उस पे, है ना. दिस लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों, मैं आपको बताऊंगा. फुली एंड वुड सपोर्ट एनी डिसीजन ऑफ हर, कोई भी उसका डिसीजन होगा ना तो वो आंख बंद करके उसको सपोर्ट कर लेंगे. मतलब इसके अंदर हमको पता चला शी इज द अथॉरिटी. ठीक है, और इनके ब्रदर भी एक बिडर है, राइट, है ना. और ब्रदर की कंपनी जो है, अगर ब्रदर की हेल्प करना भी एक तरह से पर्सनल हो गया, पर्सनल डायमेंशन हो गया कि छोटे भाई की या फिर बड़े भाई की हेल्प कर रहा है अपन, राइट, पर्सनल एथिक्स का डायमेंशन हो गया. बट आप यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है और बिग सप्लाई ऑर्डर विल हेल्प हिम टू रिकवर. एट द सेम टाइम अलोकेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू हर ब्रदर माइट ब्रिंग द चार्जेस ऑफ फेवरेटिज्म, ये समझ में आ रहा है सबको. एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रस्ट हर, ठीक है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है उसको, राइट, फुली एंड व्हाट सपोर्ट and would support any decision of hers, right. पहला है व्हाट शुड बी स्नेहा's कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब तुम अपने आप को एक तरह से स्नेहा समझो और स्नेहा को कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है हाउ वुड शी जस्टिफाई व्हाट शी चूजेस टू डू, अगर उसको पूछा जाए कि भाई तूने ऐसा क्यों करा तो क्या वो जस्टिफिकेशन देगी. ठीक है. इन दिस केस हाउ इज मेडिकल इथिक्स, मेडिकल इथिक्स कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं अगर मान लीजिए वो डिसीजन जो होती है ले लेती है, अपने ब्रदर को इन्वॉल्व कर लेती है उसके अंदर. ठीक है, बिडिंग के अंदर ब्रदर को सेलेक्ट कर लेती है, तो वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं मेडिकल इथिक्स इस केस के अंदर, ये भी अपन को एक्सप्लेन करना है. मतलब 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, थोड़े अलग क्वेश्चन है. जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व, और इनसे अलग करके इनके अंदर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट. तो अब चलिए इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, केस स्टडी इस तरह से है. सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए, देखो ऐसे करते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है. ठीक है, फिर ऐसे समझना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे, ऐसे है ना, पहले दिमाग में बनाया करो, ऐसे डायरेक्टली लिखने मत बैठ जाया करो. देखो स्नेहा, खुद को स्नेहा समझो. ठीक है, भाई भाई का बिडिंग और बहुत सारे और भी बिडर्स हैं. ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था हमेशा इस केस के अंदर एक वर्ड मैंने आपको समझाया था, रिक्यूजल, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो अब देखो स्नेहा पे सब ट्रस्ट भी करते हैं, है ना. रिक्यूजल वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई क्योंकि उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आ रही है तो वो चाहती है, वो ऐसे कह दे कि भाई मैं इस बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही. समझ में आ रहा है. तो रिक्यूजल कर सकती है. तो ये क्या करे, सबसे पहले स्नेहा को करना क्या चाहिए कि वो मैनेजमेंट के पास जाए और मैनेजमेंट के पास जाकर क्या बोले, इस तरह से बोले कि साहब देखो हमारा तो ब्रदर भी बिडर है, तो हमें एक तरह से ये देख लीजिए, बता दें उनको, है ना, मतलब पूरा इसको हॉस्पिटल अथॉरिटीज को बता दिया. फिर एक तरह से उसको क्या करना चाहिए, उसको एक तरह से एथिकल बनने के अंदर उसको एक तरह से ऑफर करना चाहिए कि आई ऑफर टू रिक्यूज, मैं रिक्यूज करने का ऑफर करती हूँ. ठीक है, जिससे कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो क्या हो, वो एक तरह से इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट हो. ठीक है, जैसे आप गए, अब स्नेहा पे वो ट्रस्ट करते हैं, अब दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो कहेंगे नहीं नहीं भाई स्नेहा आप क्या करो, आप ही इसको क्या करो, इसको करो, हम आपको ट्रस्ट करते हैं, आप इस तरह का नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे जरूर. ठीक है, तो ऑफर टू रिक्यूज. अब अगर मान लीजिए स्नेहा गई, अब सारे कंडीशंस अपन को देखने हैं ना, आपने ये कंडीशन नहीं देखी. स्नेहा गई मैनेजमेंट के पास कि भाई साहब मैं तो नहीं कर सकती इसको क्योंकि मेरा भाई बिडर है इसके अंदर, अगर मैं करूंगा तो फेवरेटिज्म हो जाएगा. ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है. तो अगर मान लो इसमें भी 2 ऑप्शंस है ना, आपको ऑप्शंस देखो क्या ऑप्शंस है. अगर वो मना कर देते हैं तो दैट इज फाइन, स्नेहा अलग हो गई. ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं नहीं स्नेहा हमें तुम पे ट्रस्ट है, ये भी तो ऑप्शन है, ये वाला आपने नहीं देखा, है ना. अगर वो बोल देते हैं कि स्नेहा नहीं नहीं आप करो, ठीक है, तो स्नेहा को अब यहाँ पे स्नेहा के प्रोफेशनल इथिक्स पे आ गए ना, ओबीडियंस करना पड़ेगा उसको. उसके सीनियर्स अगर बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं बहन, वो सॉरी स्नेहा आप ही करें, तो यहाँ पर इसके प्रोफेशनल इथिक्स भी आ गए ना, कि अब स्नेहा को करना पड़ेगा क्योंकि उसको एक ड्यूटी मिली है. तो वो कर सकती है पर इसमें भी कहीं फेवरेटिज्म ना हो जाए, उसको क्रॉस क्रॉस चेक करना पड़ेगा. तो वो क्या कहेगी कि भाई मैं एक तरह से यहां पर कर लेती हूँ, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली एक ओवरसाइट कमिटी और बना लो, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा. मैं एक बार डिसीजन दे देती हूँ, हो सकता है इसमें मैं देख लूंगी सब कुछ क्या है, अगर मेरा भाई का आया या फिर नहीं आया, आप एक बार क्या कर लो, एक बार आप इस तरह से ओवरसाइट कमिटीज भी इसके अंदर बना लो, इंडिपेंडेंट एक ओवरसाइट कमिटी मतलब जो हो गया उसके ऊपर देखना, है ना, कि ठीक हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी ऑडिटर ला दो इसमें, तो हमारा काम ठीक हो जाएगा. सर मैं आई होप दिस इज क्लियर.
तो स्नेहा क्या करेगी, पहले मैनेजमेंट के पास जाएगी, आपको ऐसे लिखना था, पहले मैनेजमेंट के पास जाएगी और सारी की सारी वो इसके अंदर डिटेल्स बता देगी कि देखो भाई ये सिचुएशन है, मेरा भाई बिल्डर है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है, आप चाहो तो मैं रिक्यूज कर सकती हूँ, ऑफर रिक्यूज का दे दिया उसने, ठीक है, मैं कहती हूँ कि रिक्यूज कर देती हूँ मैं, राइट। तो वो कहेंगे कि अगर वो कहते हैं कि हाँ तब तो ठीक है, तब तो सिचुएशन ही खत्म हो गई। अब अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर स्नेहा को क्या करना चाहिए, स्नेहा को प्रोफेशनल एथिक्स अपनाना चाहिए, ओबीडियंस भी आ गया इसके अंदर की ओबीडियंस है, ठीक है। तो अब उसको इम्पार्शियलिटी मैनर के अंदर क्या करना है, उसको ये सिस्टम करना है, सही चीज सही करनी है, राइट। तो वो कहेगी कि भाई एक ओवरसाइट कमेटी यहाँ पर कर दो। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके अंदर जब आप जस्टिफिकेशन दोगे, तो जस्टिफिकेशन वाला सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर कुछ इस तरह से लिखोगे कि भाई जस्टिफाई करोगे कि उसका इम्पार्शियलिटी, ठीक है, और एक तरह से उसका प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो भी मैनेज हो गया और इम्पार्शियलिटी भी मैनेज हो गई, ठीक है, एथिकल इंटेग्रिटी होती है वो भी इसके अंदर मैनेजमेंट हो गए, मैनेज हो गई, ट्रांसपेरेंसी भी होगी इसके अंदर, ठीक है, और ओबीडियंस, डेडिकेशन, ये सब चीजें भी हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज लेट मी नो। फिर मेडिकल इथिक्स वाला कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, पहले हम इसको इतना पॉइंट हम इसके अंदर समझ जाते हैं, तो समझ गए क्या अप्रोच होनी चाहिए स्नेहा की। और ये अप्रोच तो अपन ने आराम से डिस्कस करी थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कम से कम 5 से 6 बार बोला है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और डिटेल के अंदर इसको अपन ने पढ़ा है, एक एक पॉइंट इसके अंदर अपन ने क्लियर करा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन के अंदर। मैंने आपको कई बार बोला था कि ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज है, ये पूछी जाती है यूपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं, या तो केस स्टडीज में आ जाएगी या फिर उसमें आ जाएगी। आप सुनना उस वीडियो को जाकर, आपको समझ में आएगा कि कितनी बार इसको हाईलाइट करा गया था इस चीज को, ठीक है। तो देखो, अभी देख रहा था मैं प्रीवियस ईयर की सारी केस स्टडीज, अभी 224 का मैंने पेपर देखा नहीं, 24 का कल मैंने पेपर देखा था, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्शंस के ऊपर। इवन जो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है, ये कौन सी वो पढ़ी थी, मिशन कर्मयोगी, ठीक है, कर्मयोगी, वो भी इसके अंदर दे रखा है। इवन सारी चीजें इसके अंदर है, अगर आप देखोगे तो सब चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, राइट। अगर एक बार देखना 2024 का पेपर, बहुत ही फेमिलियर लगेगा आपको, और इतना फेमिलियर आना इथिक्स का पेपर, ठीक है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें, इसके अंदर कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा दिखता है पेपर। वो काफी फेमिलियर आपको दिखेगा पेपर, राइट। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये केस स्टडी अपन इसके अंदर देखते हैं, क्या ये केस स्टडी है। तो देखो, ये जो केस स्टडी है ये क्या कर रही है, एक तरह से अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो भाई आप लिखोगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है, स्नेहा जो है इसके अंदर कौन सी पोस्ट पे है, वो सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर स्नेहा है। और यहाँ से ही कुछ कुछ लिख दिया करना, जैसे प्रोक्योरमेंट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, शी इज द अथॉरिटी, है ना, हेड ऑफ कमिटी है जो कि प्रोक्योरमेंट की, शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना, न्यू हॉस्पिटल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। रेपुटेड हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लिखना, रेपुटेड, हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी है ना, तो उसको भी अपन यूज कर लेंगे, राइट। अब उसको अपनी क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटीज वर्सेस पर्सनल इथिक्स तो नहीं बोल के ऑब्लिगेशंस बोल दें, पर्सनल ऑब्लिगेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, ऐसा अपन लिखते हैं कुछ, है ना। ये इंट्रोडक्शन अपन इसके अंदर लिखते हैं, और फिर बता देंगे भाई, अगर वो मान लीजिए एक तरह से अपने ब्रदर को सेलेक्ट कर लेती तो परसेप्शन ऑफ बायसनेस के अंदर हो जाएगा, ठीक है, उसको जो भी डिसीजन लेना है उसको परसेप्शन ऑफ बायसनेस जो है उसको अवॉइड करते हुए यहाँ पर डिसीजन लेना है, ठीक है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स राइट दिस। तो हम सबसे पहले कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन लिखेंगे कि दिस केस स्टडी, दिस केस हाइलाइट्स, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन शुड बी 50 to 60 वर्ड्स, 80 वर्ड्स मैक्सिमम इंट्रोडक्शन, है ना। अब अपन है ना इसके अंदर ये भी देखेंगे भाई 250 वर्ड्स में अपन खत्म कर रहे हैं कि नहीं, 250 से 300 वर्ड्स, ये बोला था मैंने, 250 से 300 वर्ड्स के अंदर लिखने होते हैं। अब सारी केस स्टडीज के अंदर यही चीज फॉलो करना, 250 से लेके 300 वर्ड्स, कुछ कम वर्ड्स वाले होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई कम वर्ड्स के अंदर यूज करना है। तो दिस केस हाईलाइट्स अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, सिचुएशन वेयर स्नेहा, स्नेहा एक क्या थी, सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड ऑफ कमिटी लिखना, और वो तो फिर वर्ड्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिख दो, सीनियर मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल
इक्विपमेंट्स, है ना, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसको साथ साथ लिखते जाओ आप, ठीक है। फॉर ए रेपुटेड हॉस्पिटल, रेपुटेड हॉस्पिटल जिसके हाईलाइट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, है ना, ये फुल स्टॉप। स्नेहा मस्ट और हैव टू बैलेंस, हैव टू थोड़ा सा ना वर्ब वर्ब का देख लिया करना है ना, मेरा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। हैव टू बैलेंस हर प्रोफेशनल इथिक्स, प्रोफेशनल ड्यूटीज, इतना यूपीएससी में देखा नहीं जाता है ना, ग्रामेटिकल एरर्स का इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, कोई ब्लंडर ही कर दो तुम, ठीक है, वास की जगह इज लिख दो तो दिक्कत हो जाता है। तो स्नेहा, स्नेहा स्नेहा हैव टू बैलेंस हर प्रोफेशनल ड्यूटीज विद, क्या बोला था, पर्सनल, अपन ने क्या बोला था, पर्सनल इथिक्स की जगह क्या वर्ड बोला था, विद पर्सनल ऑब्लिगेशन, है ना, ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये लिख दो कि हर ब्रदर ए सप्लायर, और उसका ब्रदर ये भी आपको लिखना पड़ेगा, फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी डिफिकल्टी इज ऑल्सो अ बिडर, ठीक है, वो भी एक बिडर है, राइट। सो अब देखो ये वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स हैं, 6 7 वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू ऑन एन एवरेज 6 वर्ड लग गए तो 36 वर्ड या फिर 40 वर्ड्स मान लेते हैं, 40 वर्ड्स का भी ये हुआ है, ठीक है। हर ब्रदर अ सप्लायर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी इज ऑल्सो बिडर, ठीक है, एक बिडर है। चैलेंज बिफोर हर, या फिर स्नेहा इन दिस, स्नेहा हैज टू हैज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। एंड ensuring that hospital procurement is fair, hospitals procurement process remain fair and ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख, एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए होंगे, 50 या फिर 60 वर्ड्स हो गए होंगे, ठीक है। दिस केस हाईलाइट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन वेयर स्नेहा सीनियर मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर ए रेपुटेड हॉस्पिटल, ठीक है। स्नेहा हैव टू बैलेंस हर प्रोफेशनल ड्यूटीज विद पर्सनल ऑब्लिगेशन एज हर ब्रदर a supplier facing financial difficulty is also a bidder. Sneha has to uphold transparency and integrity, ensuring hospitals procurement process remain fair and best interest of patient care, ठीक है, इतना अपन ने लिख दिया, राइट। अब हम ये देखेंगे व्हाट शुड बी द स्नेहास कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्नेहास कोर्स ऑफ एक्शन, अब यहां पर ए लिखोगे, राइट। हमने अपने 60 वर्ड्स इंट्रोडक्शन में खर्च कर दिए हैं, अब हमारे पास वर्ड्स बचे हैं 60 हटा लो, 240 के आसपास वर्ड्स बचे हैं, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, स्नेहास फर्स्ट स्टेप शुड बी, है ना, ऐसे पहला स्टेप, फिर ऐसा लिखोगे कि भाई पहला स्टेप ऐसा होगा, शुड बी। सबसे पहले क्या करेगी, वो जाएगी और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देगी, शुड बी टू इन्फॉर्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखो इसको है ना, केस स्टडी को सबसे पहले अपन ने सोचा है ना, जैसे मैंने भी इस केस स्टडी को पढ़ा कि मैंने बच्चों को
हमको करवाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर आकर सोच रहा हूँ, ये रही नहीं, मैं पहले सोच कर आया हूँ ये सब चीजें कि हाँ भाई स्नेहा का ऐसा होगा, ये सब चीजें होगी, ऐसे सोच कर आना पड़ता है, राइट। सोच कर आकर फिर मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली यहीं पर आकर सोचा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा मतलब और भी टाइम देना पड़ेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग में इसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ, इंट्रोडक्शन तो पहले ही लिखा जाता है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा ना लिखेंगे इंट्रोडक्शन, बाद में थोड़ा ना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन तो पहले लिखा जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन शुड बी 50 से 60 वर्ड, हर एक के अंदर लिखना सीख लो इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आराम से आप देखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे पॉइंट्स के अंदर इस तरह से कि स्नेहास फर्स्ट स्टेप शुड बी, और पॉइंट्स भी लिखो तो ज्यादा बेटर रहता है ना बच्चों, आजकल पॉइंट्स का ज्यादा मतलब प्रेजेंटेबल लगता है। अब आप इसको ही एक पैराग्राफ में लिखोगे तो बहुत गंदा सा लगेगा, वो पढ़े भी ना भी पढ़े, है ना, पढ़ना भी तो पढ़ रहा है उसको, उसकी भी तो हालत देखो। और वो बूढ़ा आदमी है बहुत, ठीक है, ही इज ए ओल्ड मैन, ओल्ड मैन जो जीवन से परेशान, ठीक है ना। घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे कलेश चल रहे हैं, बेटा बहू कोई नहीं सुन रहा, ऐसा पर्सन आपकी कॉपी चेक करने बैठेगा। ही इज ए एक्सपीरियंस, ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन, बट उसके साथ साथ देखो प्रैक्टिकलिटी भी देखो। तो उसको ये है कि आप उसकी लाइफ को ज्यादा हार्ड ना बनाएं, ठीक है। आप उसकी लाइफ को हार्ड ना बनाकर आप देखें पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे तो वो बेटर तरीके से कर लेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बिफोर राइटिंग ए एंड बी क्वेश्चन, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो विदु। आई मीन लाइक जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन ए ये है, फिर इसका अपन एक्सप्लिसिटली आंसर ऐसे होगा, करेंगे, पहले ऐसे ही इंट्रोडक्शन। लिखना होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंट्रोडक्शन बताएंगे जिससे कि केस स्टडी के बारे में एक आइडिया लग गया, ठीक है। इसके बाद ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है विधि। ओके सर, थैंक सर मेरा आंसर राइट है क्या? मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ ना फरिया, राइट, फोन करके बात करता हूँ, थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके अंदर, है ना। मैं बात करता हूँ आपसे। स्नेहास फर्स्ट स्टेप, अभी आपको, आप अभी इसमें कोई दिक्कत आ रही है? आप थोड़ा तो समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है ना। मैं आपसे बात करके बताता हूँ आपको। स्नेहास फर्स्ट स्टेप शुड बी टू इन्फॉर्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द conflict of interest situation, about conflict of interest situation, disclosing, disclosing, क्या डिस्क्लोज कर रही है? that her brother has submitted, is also a bidder, so a bidder। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप, स्टेप शी शुड देन, शुड देन क्या करे, सीक देयर गाइडेंस, है ना। देयर गाइडेंस मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस, एंड आल्सो ऑफर टू रिक्यूज, टू रिक्यूज हर सेल्फ फ्रॉम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्यूज है ना, रिक्यूज एक टेक्निकल वर्ड, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप अंडरलाइन करके, और थोड़ा अच्छा वर्ड है तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो, रिक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। उसको मतलब दिखना चाहिए रिक्यूज, ठीक है। ऐसे जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, तो ये ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी इन्फॉर्म, ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो शी शुड सीक देयर गाइडेंस एंड ऑल्सो ऑफर टू रिक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये क्यों बोला उसने रिक्यूज करने के लिए? कहीं वो लोग सोचे कि यार स्नेहा क्या सोचेगी, ठीक है। तो उसने पहले ही खुद ने बोल दिया कि भाई हम रिक्यूज करना चाहते हैं, रिक्यूज कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। इफ मैनेज, अब अगर मैनेजमेंट कह देता है कि मना ही कर देता है कि नहीं नहीं स्नेहा तुमको रिक्यूज, हाँ मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ रिक्यूज करना चाहिए, तब तो काम ही खत्म, फिर तो स्नेहा साइड हो गई, ठीक है। अब अपन को लिखना है इफ मैनेजमेंट इंसिस्ट, उसको कह रहा है कि नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं स्नेहा तुम ही करो, पता नहीं स्नेहा क्या आगे मेरे बहन क्यों आ रहा है जबरदस्ती, ठीक है। इफ मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट शी शुड कंटिन्यू, शी शुड कंटिन्यू overseeing the process, overseeing
द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मत लिखो, प्रोसेस ही लिख दो बस, ठीक है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। स्नेहा देन should propose should propose some some, और क्या कर सकते हैं, सम सेफ गार्ड्स, है ना, एडिशनल सेफ गार्ड्स ऐसे लिख सकते हैं, एडिशनल सेफ गार्ड्स लाइक लाइक एन ओवरसाइट कमिटी ओवरसाइट पैनल पैनल और एक और बोला था ना अपन ने, क्या बोला था, थर्ड पार्टी ऑडिटर पार्टी एन ओवरसाइट पैनल की जगह लिख लेना इंडिपेंडेंट ओवरसाइट पैनल एंड थर्ड पार्टी ऑडिटर टू टू इवेल्युएट evaluate the process bidding process ठीक है, टू इवेल्युएट द बिडिंग प्रोसेस की इवेल्युएट कर ले वो बिडिंग प्रोसेस को, इन ऑर्डर टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी, है ना, मेंटेन फेयरनेस लिख देते हैं, फेयरनेस, ठीक है। और बिडिंग प्रोसेस यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं अपन, ऑब्जेक्टिवली, है ना, विदाउट एनी बायसनेस, है ना, ऑब्जेक्टिवली इन ऑर्डर टू मेंटेन, ठीक है, और इन ऑर्डर टू एंश्योर फेयरनेस लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन फेयरनेस भी लिख सकते हैं। तो देखो, इस्तेहास फर्स्ट स्टेप शुड बी टू इन्फॉर्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, डिस्क्लोजिंग दैट हर ब्रदर इज ऑल्सो ए बिडर, ठीक है, बता दिया उसने। शी शुड सीक देयर गाइडेंस and also offer to recuse herself from procurement process. If management insists that she should continue overseeing the process, Sneha then should propose some additional safeguards like an independent oversight panel or third party auditor to evaluate bidding process objectively in order to maintain fairness. ठीक है, अब देखो आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं लिखी थी। आपने ये नहीं लिखा था, स्नेहा ने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया, डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकती ना स्नेहा, इसने कहा क्या है कि मैं रिक्यूज कर रही हूँ, ठीक है, कोई जज तो नहीं बैठे यहाँ पर, जज तो डायरेक्टली कर सकते हैं इसके अंदर, इसने बोल रही कि मैं नहीं कर रही, नहीं, उसको पहले पूछना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के पास, बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ये सब भी तो लिखोगे। ऐसा थोड़ा कि आउटराइटली स्नेहा के पास ये पावर भी नहीं है ना, वो बोले मैं नहीं कर रही काम, तो बोले भाई क्यों नहीं कर रही, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे उधर, ठीक है, जाओगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उसको मैनेजमेंट को बताओगे, फिर मैनेजमेंट को एक ऑफर करोगे कि भाई अगर आप चाहें तो मैं रिक्यूज भी कर सकती हूँ, अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं मानेगा तो फिर आप क्या करोगे, एक तरह से फिर आप कहोगे कि भाई मेरे को क्या है, ओवरसाइट कमेटी चाहिए, ओवरसाइट पैनल चाहिए, ओवरसाइट पैनल जो सब चीज को देख रहा है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो, और एक थर्ड पार्टी ऑडिट या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लो, जिससे कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी, ठीक है। तो इसने अपने ऊपर एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी इस केस के अंदर, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस के अंदर अपने ऊपर इन्होंने एक तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए, राइट, और ये भी आई थिंक 100 वर्ड्स के अंदर अंदर अपन ने लिख दिया है, ठीक है, अगर अपन देखें तो उसके अंदर 100 वर्ड्स के अंदर अपन ने लिख दिया क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आस्क, परिया, विधि एंड संध्या एंड, बताओ किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बताओ। अपनी गलतियां पता चल रही हैं, देखो एक एक वर्ड आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख दो। अब मैं अब है ना, ये जैसे अभी दिमाग चलता है मेरा, जब मैं ऐसे इन्वॉल्व होता हूँ ना सिचुएशन में, तब मेरा दिमाग चल जाता है, बैठ के लिखूंगा मेरे को बहुत मतलब वैसे देखना पड़ेगा, तो आप मतलब बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, और ऐसे अभी जैसे आप लोगों से बातचीत करते हुए चीजें निकल जाती है मेरे से, राइट, तो या तो मैं ऐसा करूंगी, इसको वापस देख के फिर लिखो, तो वो मेरे लिए इजी रहेगा, तो इससे बढ़िया ये है कि आप लिख तो रहे हैं, तो आपके पास एक रिटर्न फॉर्म के अंदर आंसर आ गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब है ना, आप कहीं पे भी केस स्टडी देखना, उसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं दे रखा होगा सॉल्यूशंस, अगर कहीं पे भी देखोगे ना, तो हमको क्या है, हमको कहीं
इधर उधर के नोट्स कलेक्ट करके फिर केस स्टडी पढ़ के फिर नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा और ऐसा दे रखा होता है जिससे बहुत जनरल अप्रोच, जैसे किसी किसी ने ऐसे लिख दिया है, एथिक्स को बिना पढ़े लिख दिया है, राइट। कहीं पर भी अगर आप देखो तो वैसे मत देखो सॉल्यूशन उनको, पूरा आउटराइट सॉल्यूशन मत मानो, उनसे अच्छा तो आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। जो और करोगे आप, जो मतलब मान लो आगे की करते हो तो उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये है, हाउ वुड शी जस्टिफाई व्हाट शी चूजेस टू डू। तो उसने ये काम करा है, अब वो कैसे जस्टिफाई करेगी कि भाई मैंने ये सब काम करा है, तो उसको जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे। तो अब इसके अंदर बी के अंदर किस तरह से अपन लिखेंगे, बी के अंदर हम ऐसे लिखेंगे कि भाई देखो, उसने बहुत सही करा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गई, ठीक है, एथिकल इंटेग्रिटी लेकर आ गई, ठीक है, इस तरह के वर्ड लिख लो साइड में। ट्रांसपेरेंसी आ गई, है ना, एथिकल इंटेग्रिटी आ गई उसके पास, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी खुद ने सेट कर दी खुद के ऊपर, वाह, प्रोफेशनलिज्म है ना, ये वर्ड सारे आने चाहिए। और ओबीडियंस यहाँ पर देखिए अपन को, डेडिकेशन और ओबीडियंस, ठीक है, कि सीनियर की ओबीडियंस मानना होता है ब्यूरोक्रेसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पार्शियलिटी अपन समझ सकते हैं, इम्पार्शियलिटी, है ना, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आ जाने चाहिए, राइट। इम्पार्शियलिटी, और फिर चलो फिर वो तो मेडिकल एथिक्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। रेपुटेशन जो है हॉस्पिटल की, वो भी अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो अब अपन लिखते हैं कि स्नेहा का जो एक्शन है, स्नेहाज एक्शन, ये एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये बताना कि भाई इससे एक झलक मिल रही है इसकी, किसकी, एथिकल इंटेग्रिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, है ना, इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट हर कमिटमेंट, हर कमिटमेंट टू एथिकल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अपहोल्डिंग, वैसे तो अलग क्वेश्चन है पर इसमें, एंड अपहोल्डिंग मेडिकल इथिक्स, इसमें तो लिख सकते हैं ना अपन मेडिकल इथिक्स, ठीक है। अब इसने क्या करा, सबसे पहले इसने क्या करा था, अब याद करो इसने क्या क्या करा, और उनको हर एक को वो करेंगे। उसने सबसे पहले जल्दी से जाकर क्या करा कि उन डिस्कस करा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ऑफर करा टू स्टेप असाइड, कि मैं स्टेप असाइड हो जाऊं, राइट। उसने ये ऑफर करा कि जल्दी से जाके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उस पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि वो किस तरह की फेयरनेस वाला एटीट्यूड वो लेकर कर रही है। और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर वो एक तरह से अगर नहीं भी हो रही है तो बता रही है कि भाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टेप था उसका जाकर वहां पर बोलना, ठीक है, दैट शोज कि वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है। अगर वो नहीं बोलती तो हो सकता था किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। विलिंगनेस उसकी ये है कि भाई मैं क्या करूं, मैं पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा साइड में रखूं और फेयरनेस के प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को ऊपर रखूं, ठीक है। तो हर डिसीजन टू, हर डिसीजन टू डिस्क्लोज, टू डिस्क्लोज conflict of interest and offering recusal, 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 ठीक है। और रिक्यूजल हटा के ऐसे लिखो, ऑफरिंग टू स्टेप असाइड, स्टेप असाइड, क्योंकि स्टेप असाइड एक ऐसा वर्ड है, रिक्यूजल अपन ने पहले यूज कर लिया, तो मतलब उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह से देख लिया करो कि ऊपर वर्ड जो यूज करा है उसको, अगर क्योंकि टेक्निकल वर्ड ऊपर यूज कर लिया तो नीचे उसका थोड़ा सा कि रिक्यूजल मतलब तो स्टेप असाइड हो गया, राइट। शोज, शोज हर हिज, हर विलिंगनेस, विलिंगनेस, क्या बोला था अपन ने, टू, हाँ, टू प्रायोरिटाइज, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। इस तरह से हमको लिखना होता है, मतलब लिखा वही चीज है बट अपन को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि उसका क्या है, कि उसने ये देखो, इस उधर तो अपन ने एक्सप्लेन करा नहीं कि भाई इससे ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। उसने अपन ने इधर तो प्रोसेस ही बताया कि वो उसको ऐसा करना, उस इधर अपन ने इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अपन को करना पड़ेगा,
ठीक है। फिर हमने सोच लिया था पर हमने पहले, अब उसका डिसीजन जो है, ठीक है, टू कंटिन्यू, हर डिसीजन टू कंटिन्यू, ये भी एक तरह से क्या दिखा रहा है, ये चीजें दिखा रहा है, डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, ओबीडियंस, है ना, इसको अपन को लिखना है। तो देखो, हर डिसीजन टू स्टे इन्वॉल्व, इन्वॉल्व रिफ्लेक्ट्स हर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म। मान लो कोई और हो नहीं ट्रस्टवर्दी, तो वो उससे बोले और वो कहे नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ, ऐसे भी अड़ना नहीं है ना इसके अंदर। ठीक है। अगर वो है कि भाई जिम्मेदारी है तो आपको निभानी पड़ेगी, प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल्सो हर डेडिकेशन एंड ओबीडियंस, हर डेडिकेशन एंड ओबीडियंस, एंड ओबीडियंस। ये देखो उसका डिसीजन जो था स्टे इन्वॉल्व, वो भी ठीक था, हमने इस तरह से कर दिया। फिर उसने क्या करा था, एक सेकंड, फिर क्या था, एडिशनल सेफ गार्ड, है ना, एडिड सेफ गार्ड जो उसने करे हैं, राइट। ये इंश्योर क्या करेगी, इम्पार्शलिटी, है ना, और सेट्स बाय, बाय सजेस्टिंग एडिशनल सेफ गार्ड्स, एडिशनल सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स, शी सेट्स अकाउंटेबिलिटी, he sets accountability, accountability and ensures, ensures impartiality, impartiality। ठीक है, impartiality in the procurement process, impartiality। और अच्छा, हॉस्पिटल की रेपुटेशन तो आई नहीं यहाँ पर, ठीक है, एंड इसमें लिख दो, इसके अंदर लिख दे एंड सेट्स impartiality, यहाँ पर इस तरह से फुल स्टॉप लगा दो, शी, हर एक्शन, इस तरह से इसके अंदर दो से मैं लिख देता हूँ, हर एक्शन हाईलाइट्स, हाईलाइट्स, ठीक है, हर सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हॉस्पिटल रेपुटेशन, रेपुटेशन, इस तरह से अपन को, है ना, इस वर्ड को इस तरह से अपन ने लिखा, हॉस्पिटल रेपुटेशन। या फिर आप इनमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, अपने वर्ड्स कम हो जाएंगे, राइट। इस तरह से प्रोटेक्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रेपुटेशन, हॉस्पिटल की रेपुटेशन को, एंड बस इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 100 वर्ड्स का ये हो गया होगा, ठीक है, 100 वर्ड्स का ये हो गया होगा, 100 वर्ड्स का ये वो हो गया होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे 80 वर्ड्स का होगा ये, 80 और वो 50-60 वर्ड्स का वो हो गया, ठीक है। अभी हमको थर्ड ऑप्शन इसके अंदर और लिखना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब अपन को क्या लिखना है, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर लिखना है, 300 वर्ड्स तक अपन को पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपन को, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है इसके अंदर, ये देख लेते हैं एक बार। इन दिस case, how is medical ethic compromised with vested personal interest? vested personal interest से कैसे compromised हो गया? तो अब आप इसके अंदर लिखोगे थर्ड के अंदर, एक तो पर्सनल इंटरेस्ट इन दिस केस, ठीक है, पर्सनल, अच्छा, इसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पूछा गया है कि अगर मान लो स्नेहा जो है वो क्या होगा, वो इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, स्नेहा मतलब डायरेक्टली अगर ऐसे कर देती तो फिर मेडिकल इथिक्स कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, ठीक है। मेडिकल इथिक्स, देखो अब आपको इसके अंदर ये लिखना पड़ेगा, मेडिकल इथिक्स का मतलब क्या होता है, ये सोचकर देखो मेडिकल इथिक्स का क्या मतलब होगा। मेडिकल इथिक्स के अंदर ये होगा कि जो पेशेंट है उसके लिए बेस्ट इंटरेस्ट हो, है ना भाई। अब जैसे टीचर का इथिक्स क्या होता है, एजुकेशन का इथिक्स क्या है कि आपको अच्छी नॉलेज मिले, ठीक है। इसी तरह से मेडिकल इथिक्स का मतलब क्या होगा, मेडिकल इथिक्स का मतलब ये होगा पेशेंट को अच्छी सर्विस मिले, बेस्ट इंटरेस्ट हो पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट होना, दैट इज नोन एज मेडिकल इथिक्स। कोई भी देखो, जैसे कंज्यूमर एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर का बेस्ट
मैं इथिक्स क्या हो सकता है, वो ये हो कि कंज्यूमर जो हो उसको बेस्ट मटेरियल दे एट द रीजनेबल प्राइसेस। ये उसका एथिकल है, नहीं तो वो अनएथिकल हो जाएगा। कोई चीज को अगर वो महंगा बेच रहा है तो वो अनएथिकल हो जाएगा। तो मेडिकल इथिक्स के अंदर भी ये है। मेडिकल क्या है, एक तरह से हॉस्पिटल क्या एक सर्विस है। तो सर्विस जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से आप ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट है, आपका जो कंज्यूमर है, उसको बेस्ट मिलना चाहिए। अब इसके अंदर आपका भाई का भला करने का लिए नहीं बैठा है हॉस्पिटल, उस लिए नहीं खोला गया हॉस्पिटल, किस लिए खोला गया है, पेशेंट की सेवा करने के लिए। तो मेडिकल इथिक्स मैंडेट्स मैंडेट्स दैट एनी डिसीजन should be made should be made solely in best interest of patient care। पेशेंट केयर की बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर हो, राइट। ये होता है मेडिकल इथिक्स। मैंडेट्स दैट एनी डिसीजन शुड बी मेड सोनली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है। अगर मान लो इफ स्नेहा स्नेहा मेड डिसीजन कंसिडरिंग हर पर्सनल कनेक्शन देन शी अंडरमाइंस अंडरमाइन फिर वो क्या करेगी, अंडरमाइन करेगी किस चीज को, एथिकल ऑब्लिगेशन टू प्रायोरिटाइज हॉस्पिटल इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइज पेशेंट इंटरेस्ट, सॉरी, पेशेंट इंटरेस्ट ओवर correction, she undermines ethical principle to prioritize patient interest over personal interest। सुन में आ रहा है? तो मेडिकल इथिक्स के बारे में एक लाइन लिख दी, मेडिकल इथिक्स मैंडेट दैट एनी डिसीजन शुड बी मेड सोनली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट केयर। इफ स्नेहा मेड डिसीजन कंसीडर हर पर्सनल कनेक्शन, है ना, देन शी अंडरमाइंस एथिकल ऑब्लिगेशन टू प्रायोरिटाइज पेशेंट इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो और पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, और पॉइंट अपन क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, ये देखते हैं कि जब मैं इसको पढ़ा था तो मैं इससे सोचा था कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट है वो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा पेशेंट को। ठीक है, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट। अगर वो अपनी ब्रदर की कंपनी को क्या करती है, फेवर करती है, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल सही जो है इक्विपमेंट्स उसको नहीं मिले, बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट्स को नहीं मिले, जिससे कि पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट का ट्रीटमेंट जो होगा दैट विल बी अफेक्टेड, है ना। और इसके अंदर वही प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर वही प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल इथिक्स विच इज अगेंस्ट द मेडिकल इथिक्स, ऐसा अपन लिख सकते हैं, है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट लिखोगे आप इस तरह से, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट इम्पैक्ट पेशेंट केयर, पेशेंट केयर। ठीक है। हमको है ना इसके ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आपको इसके ऊपर। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम जो होगा वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और फिर आप आराम से, अभी चाहे तो तुमको आधा घंटा ब्रेन स्टॉर्मिंग लग रहा है, लगाओ भाई। जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा जादू की छड़ी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। अब हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए हम इतना एकदम से लिख पा रहे हैं, राइट। उसके अंदर भी हम सोचे हुए हैं, ठीक है, इस चीज को तो सोचना आपको पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो सोचने का टाइम पीरियड कम होता जाएगा, धीरे 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 सोचने का टाइम पीरियड कम होता जाएगा। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डायरेक्टली इंपैक्ट पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, हेंस पेशेंट केयर को कर रहा है। एंड इफ स्नेहा फेवर्स स्नेहा फेवर्स हर ब्रदर कंपनी
कंपनी, हॉस्पिटल मे नॉट, मे नॉट, मे नॉट रिसीव, हो सकता है सही भी हो पर मे नॉट रिसीव बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स which are against patient's interest, which are against patient's interest, patient interest। ठीक है, पेशेंट इंटरेस्ट मतलब फिर मेडिकल जो है एथिक्स के अलग तरीके से है, राइट। फिर थर्ड, थर्ड और क्या लिख सकते हैं अपन मेडिकल एथिक्स के अंदर, ठीक है, कि पर्सनल इंटरेस्ट को अगर, इफ शी अलाउज पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विल बी अनजस्ट और अनफेयर, ठीक है। इफ शी अलाउज पर्सनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अब बार बार में नहीं लिखता भाई को कर देगी, भाई बस बता दिया ना भाई को कर देगी, तो पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब वही हो गया। इफ शी अलाउ पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो इन्फ्लुएंस प्रोसेस ही लिख दो, जैसे प्रोसेस, देन इट विल बी अनजस्ट एंड अनफेयर फॉर अदर बिडर्स, अदर बिडर्स, दूसरे बिडर्स के लिए अनफेयर हो जाए, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हो आप, एक ये लिख सकते हो कि एंड आल्सो, एंड आल्सो अंडरमाइन मेरिटोक्रेसी, राइट, ये समझ में आ गया। एक ये वर्ड जो है ना, ये मैंने देखा है कि अपन हर किसी में कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अनएथिकल काम कर रहे हो तो किसी का, किसी ना किसी का ट्रस्ट तो ब्रेक हो रहा है ना। जैसे हमने पिछले में लिखा है इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और तो ये भी एक तरह से मेडिकल इथिक्स है कि पेशेंट को ट्रस्ट होना चाहिए, जिस हॉस्पिटल में मैं जा रहा हूँ वहां पर ठीक ठाक हो रहा है सब, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा, कोई नेपोटिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा एथिकल हो रहा है ना, क्योंकि उसकी जान की है ना भाई, उसका हेल्थ है, हेल्थ रिलेटेड है उससे, तो इरोजन ऑफ ट्रस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं कि पेशेंट एंड पेशेंट शुड हैव, उसको बिलीव होना चाहिए कि उसके अंदर एक तरह से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ पर ठीक हुआ है, तो शुड हैव आप लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस इन इंटेग्रिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। इफ फेवरेटिज्म इज परसीव्ड, अगर उनको पता चल गया कि फेवरेटिज्म हुआ है, इज परसीव्ड, देन इट कैन लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब बन रहे ना वर्ड अपने आप, लॉस ऑफ ट्रस्ट अमॉन्ग पेशेंट्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट ऐसे लिख देना अमॉन्ग पेशेंट्स, ठीक है। विच कुड, अब रेपुटेड वाला भी लिख दो, विच कुड हार्म ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबिलिटी ऑल्सो, क्रेडिबिलिटी ऑल्सो, बस इतना ही लिखना होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब यहां पर आप गिन लो, जैसे ये जो है ना अपन ने 250 से लेकर 300 वर्ड्स के बीच में अपन ने लिख दिया है, ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ अपन ने एक तरह से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से अपन को केस स्टडी अभी तो और करेंगे ना, 4-5 दिन और केस स्टडी करेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर समझ बैठेगी, हाँ भाई केस स्टडी को इस तरह, फिर तुम लिखने लग जाओगे, अच्छा लिखने लग जाओगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अपन है ना एक वो कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है अपना एक, जब हमने एथिक्स की डायमेंशंस पढ़ी थी, तो डायमेंशंस के अंदर एक टॉपिक बचा था, दैट इज नोन एज व्हाट,
हाँ कंक्लूजन लिख दो, इसको कंक्लूड कर दो कि इस तरह से ये किस तो इसके अंदर पर्सनल ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाकर स्नेहा ने क्या करा, स्नेहा ने एक तरह से अपना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इथिकल डिलेमा आ रहा था उसको हटाकर उसने प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और उसको करा एक दो लाइन के अंदर, क्योंकि अपने पास अब फिर वर्ड्स ज्यादा नहीं बचे ना, ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलो हम थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपना जो डायमेंशन ऑफ एथिक्स है उसके अंदर अपन ने। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस स्टडीज, है ना। हर केस स्टडी अलग तरीके से होगी, पर हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। नोट्स के अंदर से ही चीजें होंगी, जब तक नोट्स के ऊपर अच्छी कमांड नहीं होगी तब तक केस स्टडी के ऊपर अच्छी कमांड नहीं होगी। जब तक आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता साहब क्या होता है, तब तक आप कैसे इस केस स्टडी को सॉल्व करोगे। हर चीज कहीं ना कहीं से आ रही है, हम देख रहे हैं केस स्टडीज के अंदर हम नोट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टार्टिंग के अंदर, मैं आपसे बोल रहा था कि देखो बच्चों, नोट्स को तो है ना प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कि हाउ टू अप्लाई दिस नोट्स प्रैक्टिकली इन द केस स्टडीज, वो मैं तुमको सिखा दूंगा, ऐसे भी मैं बोल रहा था। तो उस वक्त आपने सोचा होगा कि सर पता नहीं कैसे सिखाएंगे, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से इसको सिखा दिया जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक अपन ने इसके अंदर इस तरह से केस स्टडीज के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, जब भी मैं आपको कह रहा हूँ केस स्टडी सॉल्व करो, तो सॉल्व करो बच्चों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है केस स्टडीज को सॉल्व नहीं कर रहे हो और ऊपर ऊपर से देख रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। जैसे कुछ बच्चे अभी लिख कर दे नहीं रहे हैं, तो वो ही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम बाद में, मतलब दो तीन बच्चे ही लिख रहे हैं, ये कितना गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से दो तीन बच्चे लिखें तो ये कहाँ से सही है, ठीक है। मुझे थोड़ा दुख होता है कि हाँ ठीक है बच्चे नहीं लिख रहे, पर अब दुखी होने के सिवा मेरे पास कोई और भी कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो होप कि वो लोग लिख रहे हो या फिर बाद में लिख ले, यही सोचकर हम इसके अंदर। एक्चुअल में दिक्कत ये आती है, हम जहां पर आंसर राइटिंग आता है ना, वहीं पे हमको जोर आने लग जाता है बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं यार कैसे लिखें, क्या लिखें, पढ़ तो लिया है ना, बाद में लिखेंगे, मेंस और प्रीलिम्स के बीच में लिख लेंगे इस तरह से। और इसका फायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्या कहेंगे कि बाद में कर लेना, आंसर राइटिंग बाद में कर लेंगे अपन, है ना, इस तरह से बाद में कर लेंगे, राइट। बाद में करने का मतलब क्या है, टेस्ट सीरीज है आपके पास। टेस्ट सीरीज इतना बड़ा मिथ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा मिथ है एक तरह से, राइट, कि टेस्ट सीरीज दे देते हैं इंस्टीट्यूट की, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री में आ रही है, राइट। तो टेस्ट सीरीज कराओ तो सर इन बच्चों को, करते नहीं है बच्चे, राइट, इसीलिए नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई देखो टेस्ट सीरीज है एक, वो आप कर लेना, टेस्ट देते रहना आप, तो आप एक टेस्ट देते, दो टेस्ट देते, तीसरा टेस्ट नहीं देते। बट मेरे को यहाँ पे बिठा के आपको करवाना है, राइट। इसी तरह से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का भी सीन होता है, इसी तरह से मेंस की टेस्ट सीरीज का। ये बहुत बड़ा स्कैम चला रखा है इंस्टीट्यूशन ने, उनको कुछ नहीं करना पड़ा ना, टेस्ट सीरीज दे दिया आपको। मान लो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज खरीदते क्यों, मेरे को समझ में ही नहीं आता। ये सारे तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको दे दी मान लो, अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे उसको, नहीं करो, करो नहीं करो, उनकी उनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो उनको मजा आ गया, उनको ना तुमको पढ़ाना पड़ रहा है ना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, फिर तुमको कैलकुलेट करके दे देंगे आंसर्स, कि भाई देखो इतना सही था इतना गलत था, और एक पेपर पकड़ा देंगे उसके अंदर इतना गंदा सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे जो आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। तो मतलब टेस्ट सीरीज से कुछ फायदा होता होगा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज कर लिया करो, ये कर लिया करो, टेस्ट दे दिया करो। तो वो अप्रोच थोड़ा सा अगर आप डेडिकेटेड है कि आप हर क्वेश्चन को एनालाइज कर पा रहे हैं अच्छे से, कि हाँ भाई यार ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज तो क्या है, इंस्टीट्यूट के मजे हो गए बस, ठीक है। क्या, हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हमको इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो, टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है, और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, राइट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट।
और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। राइट, अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं, और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। We are very glad to announce you that we are launching a very unique batch for the prelims 2025. prelims 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। दिस बैच, एज द नेम सजेस्ट, इज फुली फोकस्ड ऑन गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द prelims 2025 एग्जामिनेशन। देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज ए यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है। ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है, और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी, और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच है, जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ
सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहाँ पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये, एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500, और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा। इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।